नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं हाजिर हूँ राजस्थान के इतिहास की झलक और जिसमें चर्चा चल रही है अजमेर का चौहान वंश। यानी मित्रों, आज की कक्षा में हम चर्चा करने वाले हैं अजमेर के चौहान वंश से संबंधित भाग नंबर 6 के विषय में। और भाग नंबर 6 में हम पढ़ेंगे पृथ्वीराज चौहान तृतीय के विषय में। मित्रों, यानी भाग नंबर 5 में हमने चर्चा की थी सोमेश्वर, पृथ्वीराज द्वितीय और बीसल देव से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के। लेकिन आज इस भाग नंबर 6 में हम चर्चा करने वाले हैं अजमेर के अंतिम प्रतापी शासक पृथ्वीराज तृतीय से संबंधित। लेकिन आप सभी से अनुरोध, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अधिक से अधिक अपने मित्रों तक इस श्रृंखला को शेयर कीजिए। तो मित्रों, बात करें आज के पहले प्रश्न की। सोमेश्वर के बाद अजमेर का शासक कौन बना? सोमेश्वर के बाद अजमेर का शासक कौन बना? तो इसका सही उत्तर होगा पृथ्वीराज तृतीय। बात करें अगले प्रश्न की। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का शासनकाल रहा। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो इसका सही उत्तर होगा 1177 से लेकर के 1192 ईस्वी तक। मित्रों, याद रखिएगा कि सोमेश्वर की हत्या यानी भीम द्वितीय ने, गुजरात के चालुक्य शासक भीम द्वितीय ने 1177 ईस्वी में कर दी थी। और सोमेश्वर के बाद में उनका पुत्र पृथ्वीराज चौहान तृतीय 1177 ईस्वी में अजमेर की गद्दी पर बैठा। और पृथ्वीराज चौहान का जो शासन है वह 1177 से लेकर के 1192 ईस्वी तक रहा। बात करें आज के अगले प्रश्न की। पृथ्वीराज चौहान तृतीय की माता का नाम क्या था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय की माता का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा कर्पूरी देवी। और मित्रों, याद रखिएगा कि कर्पूरी देवी दिल्ली के तोमर शासक अनंग पाल की पुत्री थी। बात करें अगले प्रश्न की। पृथ्वीराज तृतीय के उपनाम क्या क्या हैं? पृथ्वीराज तृतीय के उपनाम क्या क्या हैं? तो इसका एक सही उत्तर होगा दलपंगुल और राय पिथोरा। यानी पृथ्वीराज तृतीय को दलपंगुल, दलपंगुल का मतलब होता है विश्व विजेता, और राय पिथोरा के नाम से भी जाना जाता है। बात करें अगले प्रश्न की। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जन्म कहाँ हुआ? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जन्म कहाँ हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा अनहिल पाटन में। और मित्रों, याद रखिएगा कि अनहिल पाटन गुजरात में स्थित है। और पृथ्वीराज चौहान के जन्म किस ईस्वी में हुआ या किस सन में हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 1166 ईस्वी में। अगला प्रश्न। अजमेर के चौहानों का अंतिम प्रतापी शासक कौन था? अजमेर के चौहानों का अंतिम प्रतापी शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा पृथ्वीराज चौहान तृतीय। अब बात करें अगले प्रश्न की। पृथ्वीराज चौहान कितने वर्ष की आयु में शासक बने थे? पृथ्वीराज चौहान कितने वर्ष की आयु में राजा बने? तो इसका सही उत्तर होगा 11 वर्ष की आयु में। मित्रों, याद रखिएगा कि पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 ईस्वी में हुआ और 1177 ईस्वी में इनके पिता सोमेश्वर की मृत्यु के समय इनकी आयु मात्र 11 वर्ष की थी। और 1177 ईस्वी में ये अजमेर के राजा बने थे। बात करें अगले प्रश्न की। पृथ्वीराज चौहान का मुख्यमंत्री कौन था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा कदमवास या केमाश। मित्रों, याद रखिएगा कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय की अल्पवयस्कता के दौरान शासन संचालन में सहयोग व मार्गदर्शन देने वाले कदमवास पृथ्वीराज चौहान के मुख्यमंत्री थे। और कदमवास को केमास के नाम से भी जाना जाता है।
अगला प्रश्न, पृथ्वीराज चौहान के आरंभिक सेनाध्यक्ष कौन थे? पृथ्वीराज चौहान के आरंभिक सेनाध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा भुवनमल। मित्रों याद रखिएगा कि भुवनमल ने, जिसने प्रारंभिक काल में पृथ्वीराज चौहान को सुरक्षित रखा था, जो इनके सेनाध्यक्ष थे। बात करें आज के अगले प्रश्न की, पृथ्वीराज ने राज कार्य अपने हाथों में कब लिया? पृथ्वीराज चौहान ने राज कार्य अपने हाथों में कब लिया? तो इसका सही उत्तर होगा 1178 ईस्वी में। यानी 1177 ईस्वी में ये अजमेर के राजा बनते हैं और मुख्यमंत्री व सेनाध्यक्ष इनके कार्य संचालन में इनकी सहायता करते हैं। और 1178 ईस्वी में पृथ्वीराज ने राजकार्य अपने हाथों में ले लिया। पृथ्वीराज जब शासक बना तो स्वयं चारों तरफ से शत्रुओं से घिरा हुआ पाया। इनका धीरे धीरे सफाया करना शुरू किया। बात करें आज के अगले प्रश्न की, अपर गांगेय के भाई नागार्जुन ने गुड़गांव पर कब्जा कब किया था? अपर गांगेय के भाई नागार्जुन ने गुड़गांव पर कब्जा कब किया? तो इसका सही उत्तर हो गया 1178 ईस्वी में। बात करें अगले प्रश्न की, पृथ्वीराज ने नागार्जुन का दमन कब किया? पृथ्वीराज ने नागार्जुन का दमन कब किया? तो इसका सही उत्तर होगा 1178 ईस्वी में गुड़गांव के युद्ध में। मित्रों याद रखिएगा कि जो अपर गांगेय है, यह अर्णोराज के जो 4 पुत्र हुए थे, जगदेव, विग्रहराज चतुर्थ और अपर गांगेय तथा सोमेश्वर। तो सोमेश्वर यानी पृथ्वीराज चौहान के जो पिता थे वे सबसे छोटे पुत्र थे और अपर गांगेय का जो पुत्र था नागार्जुन, वह भी अजमेर पर अधिकार करना चाहता था। तो अपर गांगेय के जो भाई थे नागार्जुन, वह 1178 ईस्वी में गुड़गांव पर अधिकार कर लेते हैं और पृथ्वीराज ने नागार्जुन का दमन 1178 ईस्वी में किया था। मित्रों याद रखिएगा कि अपर गांगेय के छोटे भाई नागार्जुन ने विद्रोह कर गुड़गांव पर कब्जा कर लिया और 1178 ईस्वी में मंत्री कैमास की सहायता से गुड़गांव का युद्ध में विद्रोह कर दमन किया था। बात करें आज के अगले प्रश्न की, पृथ्वीराज ने भंडारकों का दमन कब किया? पृथ्वीराज ने भंडारकों का दमन कब किया? तो इसका सही उत्तर होगा 1182 ईस्वी में। मित्रों याद रखिएगा कि भंडारक सतलज प्रदेश की एक जाति थी जो गुड़गांव, हिसार के आसपास निवास करने लगे थे, जो भरतपुर, अलवर, मथुरा के क्षेत्र में अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। पृथ्वीराज तृतीय ने 1182 ईस्वी में सैनिक कार्यवाही से उनका दमन किया था। बात करें अगले प्रश्न की, महोबा का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? महोबा का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा परमर्दी देव और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। मित्रों याद रखिएगा कि आरपीएससी द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक भर्ती में एक बार ये प्रश्न पूछा गया था कि पृथ्वीराज चौहान के समकालीन, यानी पृथ्वीराज चौहान के समकालीन चंदेल वंश का शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा परमर्दी देव। अगर चंदेल वंश का शासक पूछा जाता है तो आप लिखोगे परमर्दी देव, और अगर चालुक्य शासक पूछा जाए तो फिर लिखोगे आप भीमदेव द्वितीय। तो महोबा का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और परमर्दी देव के मध्य हुआ था। बात करें अगले प्रश्न की, महोबा जिसे तुमुल का युद्ध भी कहा जाता है, का युद्ध कब लड़ा गया? महोबा या तुमुल का युद्ध कब लड़ा गया? तो इसका सही उत्तर होगा 1182 ईस्वी में। बात करें आज के अगले प्रश्न की, महोबा, पृथ्वीराज ने महोबा का अधिकारी किसे नियुक्त किया था? पृथ्वीराज ने महोबा युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद महोबा का अधिकारी किसे नियुक्त किया? तो इसका सही उत्तर होगा पंजुन राय को। मित्रों बात करें आज के अगले प्रश्न की, परमर्दी देव के वीर सेनानायक कौन थे? परमर्दी देव के वीर सेनानायक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा आलाह और उदल। बात करें अगले प्रश्न की, पृथ्वीराज चौहान किस
पृथ्वीराज चौहान के समकालीन चालुक्य शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान के समकालीन चालुक्य शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा भीमदेव द्वितीय। लेकिन मित्रों, भीमदेव द्वितीय से संबंधित चर्चा करने से पहले आपको बता दें कि महोबा का जो युद्ध है 1182 ईस्वी में लड़ा गया था और 1182 ईस्वी में लड़ा गया, जिसे तुमुल का युद्ध भी कहते हैं। कि एक बार पृथ्वीराज के सैनिक दिल्ली से युद्ध करके लौट रहे थे। रास्ते में महोबा नामक स्थान पर राज्य में या महोबा राज्य में जख्मी सिपाहियों को चंदेल शासक परमर्दी देव की जो ने मरवा दिया। पृथ्वीराज बदला लेने के लिए विशाल सेना लेकर निकला और नारायणयन के स्थान पर डेरा डाला। इससे परमर्दी देव घबरा गए। उसने अपने पुराने सेनानायक आलाह और उदल को वापस बुलाया। इस युद्ध में पृथ्वीराज की विजय हुई। आला व उदल वीर गति को प्राप्त हुए। युद्ध के बाद दिल्ली लौटते समय पृथ्वीराज ने अपने एक विजयी सामंत पंजुन राय को वहां महोबा का अधिकारी बनाते हैं। मित्रों, याद रखिएगा कि महोबा के युद्ध में परमर्दी देव के कौन से सेनानायक वीर गति को प्राप्त हुए? तो आप लिखोगे इसमें आला और उदल। बात करें आज के अगले प्रश्न की। भीमदेव द्वितीय और पृथ्वीराज के मध्य संघर्ष का कारण क्या था? भीमदेव द्वितीय और पृथ्वीराज के मध्य संघर्ष का कारण क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा इंचिनी देवी। मित्रों, याद रखिएगा कि चौहानों व चालुक्यों में पुराना वैमनस्य तो था ही, और पृथ्वीराज रासों के अनुसार पृथ्वीराज ने आबू के परमार नरेश सलख की पुत्री इंचनी से विवाह कर लिया था। इससे चालुक्य राजा भीमदेव द्वितीय भी विवाह करना चाहता था, जिससे भीमदेव द्वितीय नाराज हो गया। बात करें आज के अगले प्रश्न की। इंचिनी देवी किसकी पुत्री थी? इंचिनी देवी किसकी पुत्री थी? तो आबू के परमार नरेश सलख की पुत्री। बात करें अगले प्रश्न की। इच्छिनी से विवाह किसने किया था? इच्छिनी से विवाह किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने। बात करें अगले प्रश्न की। चालुक्य और चौहानों में संधि किस युद्ध के बाद हुई? चालुक्य और चौहानों में संधि किस युद्ध के बाद हुई? तो इसका सही उत्तर होगा 1184 में नागौर युद्ध के बाद में। मित्रों, याद रखिएगा कि चालुक्य वास्तव में चालुक्य और चौहानों की मारवाड़ क्षेत्र में सीमाएं लगती थी। चालुक्य नरेश शाकंभरी को अपने राज्य में मिलाना चाहता था और इन युद्धों में कभी जगदेव प्रतिहार, जो भीमदेव का सेनापति था, की जीत होती तो कभी पृथ्वीराज चौहान की। 1184 ईस्वी में नागौर युद्ध के दौरान दोनों में संधि हो गई। बात करें आज के अगले प्रश्न की। पृथ्वीराज चौहान के समकालीन कन्नौज का शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान के समकालीन कन्नौज का शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा जयचंद गहड़वाल। मित्रों, याद रखिएगा कि चौहान साम्राज्य के उत्तर पूर्व में कन्नौज में गहड़वालों का साम्राज्य था और यहाँ का शासक जयचंद गढ़वाल पृथ्वीराज तृतीय का मौसेरा भाई था, जो अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहता था। बात करें अगले प्रश्न की। जयचंद गहड़वाल और पृथ्वीराज का संबंध क्या था? जयचंद गहड़वाल और पृथ्वीराज चौहान के बीच क्या संबंध था? तो इसका सही उत्तर होगा मौसेरा भाई। बात करें आज के अगले प्रश्न की। पृथ्वीराज चौहान के समय दिल्ली का शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा अनंगपाल तोमर। बात करें आज के अगले प्रश्न की। अनंगपाल तोमर पृथ्वीराज चौहान के रिश्ते में क्या लगते थे? अनंगपाल तोमर पृथ्वीराज चौहान के रिश्ते में क्या लगते थे? तो इसका सही उत्तर होगा नाना। मित्रों, बात करें आज के अगले प्रश्न की। अनंगपाल निसंतान होने के कारण दिल्ली का राजा किसे बनाया?
यानी अनंगपाल निसंतान होने के कारण अनंगपाल ने दिल्ली का राजा किसे बनाया? तो इसका सही उत्तर होगा पृथ्वीराज चौहान को। मित्रों याद रखिए कि दिल्ली के राजा अनंगपाल तोमर निसंतान था, तो उसने अपने नाती पृथ्वीराज तृतीय को दिल्ली का राजा बना दिया और जयचंद भी दिल्ली का राज्य प्राप्त करने का सपना देख रहा था और दिल्ली का राज्य प्राप्त करने को लेकर जयचंद व पृथ्वीराज में आपसी वैमनस्य हो गया था। बात करें अगले प्रश्न की, पृथ्वीराज और जयचंद के मध्य दुश्मनी का कारण क्या था? पृथ्वीराज और जयचंद के मध्य दुश्मनी का कारण क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा दिल्ली का राज्य। मित्रों याद रखिए कि अनंगपाल तोमर जो दिल्ली का राजा था और वह निसंतान था और उसके दो ही थे, यानी पृथ्वीराज चौहान और जयचंद गहड़वाल, तो दोनों ही दिल्ली का राज्य प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन अनंगपाल तोमर ने पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली का साम्राज्य प्रदान किया। इसी को लेकर के पृथ्वीराज चौहान और जयचंद गहड़वाल के मध्य वैमनस्य हो गया। बात करें अगले प्रश्न की, पृथ्वीराज रासो के अनुसार चौहानों और गहड़वालों में दुश्मनी का कारण क्या था? पृथ्वीराज रासो के अनुसार चौहानों और गहड़वालों में दुश्मनी का कारण क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा संयोगिता। बात करें अगले प्रश्न की, जयचंद गहड़वाल की पुत्री का नाम क्या था? जयचंद गहड़वाल की पुत्री का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा संयोगिता। मित्रों याद रखिएगा कि पृथ्वीराज रासो के अनुसार चौहानों और गहड़वालों में शत्रुता का तात्कालिक कारण जयचंद गहड़वाल की पुत्री संयोगिता थी। संयोगिता के पृथ्वीराज से प्रेम किए जाने का पता चलने पर जयचंद ने संयोगिता का स्वयंवर रखा। इसमें पृथ्वीराज को नहीं बुलाया गया। उसे अपमानित करने के लिए पृथ्वीराज की एक मूर्ति द्वारपाल के स्थान पर लगा दी गई और स्वयंवर के दौरान संयोगिता ने उस मूर्ति के गले में माला डाल दी। इस बात का पता चलने पर पृथ्वीराज अपने सेना सहित गया और संयोगिता को उठाकर अपने साथ ले आया। अपनी राजधानी पहुंचकर उसने गंधर्व विवाह किया था। मित्रों बात करें आज के अगले प्रश्न की, जयचंद की पुत्री संयोगिता विवाह करना चाहती थी। जयचंद की पुत्री संयोगिता किससे विवाह करना चाहती थी? तो इसका सही उत्तर होगा पृथ्वीराज चौहान से। बात करें अगले प्रश्न की, डॉक्टर GH ओझा यानी डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा संयोगिता स्वयंवर की कथा को मानते हैं। यानी डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा संयोगिता स्वयंवर की कथा को मानते हैं। तो इसको सही उत्तर होगा कपोल कल्पना। यानी इस कथा को ये मन घड़त मानते हैं, काल्पनिक मानते हैं। बात करें अगले प्रश्न की, पृथ्वीराज चौहान के समय या पृथ्वीराज चौहान के समकालीन गजनी का सूबेदार कौन था? पृथ्वीराज चौहान के समकालीन गजनी का सूबेदार कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा मोहम्मद गोरी। बात करें अगले प्रश्न की, मोहम्मद गोरी ने भारत में सर्वप्रथम कहां पर आक्रमण किया था? मोहम्मद गोरी ने भारत में सर्वप्रथम कहां पर आक्रमण किया? तो इसका सही उत्तर होगा गुजरात पर। अगला प्रश्न, भीमदेव द्वितीय और गोरी के मध्य कौन सा युद्ध लड़ा गया? भीमदेव द्वितीय और गोरी के मध्य कौन सा युद्ध लड़ा गया? तो इसका सही उत्तर होगा 1178 ईस्वी में आबू का युद्ध। मित्रों बात करें अगले प्रश्न की, आबू के युद्ध में कौन विजयी हुआ? आबू के युद्ध में कौन विजयी हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा भीमदेव द्वितीय। मित्रों याद रखिएगा कि 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी गजनी का सूबेदार बना और गोरी ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए भारत में सर्वप्रथम गुजरात पर आक्रमण किया और उस समय वहां के शासक भीमदेव द्वितीय थे और 1178 ईस्वी में भीमदेव द्वितीय से आबू का युद्ध हुआ और उस युद्ध में गोरी की हार हुई और भीमदेव द्वितीय विजय हुए। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी अगली कक्षा में हम चर्चा करेंगे पृथ्वीराज चौहान
और मोहम्मद गोरी के बीच जो महत्वपूर्ण युद्ध, ये जो ऐतिहासिक युद्ध जिसे तराइन का युद्ध कहा जाता है, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध, उन युद्धों की चर्चा हम अगली कक्षा में करने वाले हैं। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिए और इस श्रृंखला में अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।